नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की है। ब्लाइंड मर्डर जिसके बारे में शुरुआती दौर में न तो परिवार वालों को न पुलिस को जरा सा भी आइडिया नहीं रह पाता कि आखिर ये अपराध किसने किया है, क्यों किया है और कौन है। आज जिस अपराध का मैं जिक्र करूंगा वो प्रयागराज जिले से संबंधित है, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहां पर जो लोग इलाहाबाद से परिचित हैं या प्रयागराज से परिचित हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास जो भूमि है या जो प्रॉपर्टी है वो कैंट की है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर सेना के लिए बनाया गया कैंट एरिया आज भी मौजूद है। ये करीब 4,500 एकड़ में फैला हुआ है और बहुत ढेर सारे ग्राउंड हैं इस पर। रेलवे का ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है, गड्ढा ग्राउंड है, तमाम ग्राउंड इसमें बने हुए हैं जिसमें कुछ न कुछ खेल या कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। इन्हीं ग्राउंड्स में एक, जैसा मैंने बताया, पोलो ग्राउंड है। जो भी परिचित है प्रयागराज से या इलाहाबाद से, वो पोलो ग्राउंड के बारे में जरूर जानता होगा। इस पोलो ग्राउंड में एक किनारे पर एक अंग्रेज़ों के ज़माने का ही एक पुराना कुआं भी है। उस ज़माने में पीने के लिए या खिलाड़ियों को पीने के लिए या ग्राउंड पे इकट्ठा होने वाले जवानों को पीने के लिए आधुनिक सप्लाई वाटर टैंक वाली नहीं थी। कुएं हर जगह आपको मिलेंगे पुराने ब्रिटिश पीरियड के सारे इस्टेब्लिशमेंट्स में, लेकिन ये कुआं सूखा हुआ है। 20 फरवरी 2022 यानी हालिया घटना है। पोलो ग्राउंड पर सुबह शाम आकर खेलने वाले बच्चों ने ये महसूस किया कि कहीं से बहुत बदबू आ रही है। उस बदबू की इंटेंसिटी को ट्रैक करते करते वो कुएं तक पहुंचे। कुएं के मुहाने पर झांक कर देखने की या जानने की कोशिश की। वो बदबू सबसे तेज वहीं पर थी। पहले बच्चों को लगा कि शायद कोई जानवर भूलवश गलती से कुएं में गिर गया और मर गया। बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल रहती है। 3-4 बच्चों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जानने की कोशिश की तो देखा कि एक बोरी भीतर पड़ी हुई है। तमाम कूड़ा कचरा और है, लेकिन कोई चीज ऐसी जानवर जैसी उनको नहीं दिखी। भाग के उन्होंने अपने अपने जो पेरेंट्स थे उनको बताया और किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन किया कि साहब, पोलो ग्राउंड में एक कुआं है जिसमें से बहुत कस के बदबू आ रही है। उसमें एक बोरी की आकृति है, बोरी जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई है। थाना सिविल लाइन लगता है। सिविल लाइन की पुलिस मौके पर आ गई। रस्सी के सहारे वहाँ तमाम लोग रहते हैं पुलिस के पास। तालाब से किसी को निकालना हो, कुएं से किसी को निकालना हो, गड्ढे से किसी को निकालना हो, बुलाया गया, रस्सी के सहारे उतारा गया और उस बोरी को ऊपर लाया गया। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बोरी सिली हुई थी। बोरी को जब खोला गया तो उसमें एक मोटी चादर से लिपटी हुई कोई चीज़ उसके भीतर थी। चादर को भी खोला गया तो उसमें एक लड़की, कम उम्र की एक लड़की, और ऐसा लग रहा था जैसे हफ्ते भर पुरानी लाश हो। वो लड़की उसके भीतर नग्न अवस्था में मिली। थोड़ी देर तक उसको वहां खुला, यानी उसका फेस जो भी था उसको ओपन करके या खुला करके लोगों को दिखाकर ये कोशिश की गई कि इसकी पहचान हो जाए। लेकिन उसकी पहचान जब नहीं हो पाई तो उस शव का पंचायतनामा करके
उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगले दिन सवेरे तक आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी हत्या का साफ साफ मामला था। पुलिस ने 20 तारीख को ही 21 तारीख को हत्या का एक मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जब शरीर की दशा का विवरण लिखा होता है, उसमें यह लिखा हुआ था कि उसके दाहिने हाथ में एक टैटू बना हुआ है। टैटू में रवि नाम अंकित है। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की की पहचान के लिए पहले आसपास के मोहल्लों में जो फोटो थी और जो टैटू की फोटो मिली उनको, उस टैटू की फोटो से आसपास मोहल्ले के आसपास के लोगों में पहचानने की कोशिश की। कई टीमें बनाकर फोटो दिखाकर टैटू दिखाकर जानने की कोशिश की गई कि ये कौन है। महिला थी लेकिन पुरुष रवि यानी पुरुष का नाम उसके हाथ पे टैटू के शक्ल में लिखा हुआ था। 2-3 दिन तक हाथ पैर मारने के बाद जब पुलिस को इसका बिल्कुल पता नहीं लगा तो उसने टैटू वाले उस हाथ की फोटो अखबार में छपवाई कि साहब एक महिला जिसकी उम्र लगभग 22-24 साल, जिसकी कद काठी इस तरह की, और उसके हाथ में ये रवि टैटू इसका लगा हुआ है। अगर कोई इसे पहचान पा रहा हो तो कृपया सिविल लाइन पुलिस को इत्तला करें। दूसरे दिन सिविल लाइन थाने पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद धूरिया था। उन्होंने बताया कि ये टैटू मेरी बेटी के हाथ में लिखा हुआ है। मेरी बेटी 22 साल की है और उसका नाम शालिनी धूरिया है। वो फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी है और इसी खेल के आधार पर उसको दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। हमारी लगभग रोज बात हुआ करती थी, लेकिन 14 फरवरी के बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। उनसे पूछा गया कि ये रवि किस वजह से इसमें लिखा हुआ है टैटू, कौन है रवि? राजेंद्र प्रसाद धूरिया ने कहा कि वो फुटबॉल की प्लेयर थी। तमाम मैचेस में वो तमाम उसके दोस्त लड़के लड़कियां सब थे। वो बाहर जाया करती थी देश के अलग अलग भागों में। उसके किसी दोस्त का नाम रवि है, इतना हमें जानकारी है, लेकिन न हम उसे पहचानते हैं और न ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। तमाम दोस्तों की तरह इतना ज़रूर उसने बताया था कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है प्रयागराज का, इलाहाबाद का सबसे अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है और मैं उससे फुटबॉल खेलने के टिप्स लिया करती हूँ। पुलिस ने शालिनी धूरिया के फेसबुक अकाउंट से दोस्तों की यानी फ्रेंड लिस्ट में ढूंढना शुरू किया कि रवि नाम का कौन आदमी है। फेसबुक ने उलझा दिया। रवि नाम के उसमें 7-8 लड़के थे। पुलिस ने उनके फादर राजेंद्र प्रसाद धूरिया से लड़की का मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर को ही डाल के फेसबुक आईडी निकाली। रवि नाम ढूंढने लगे तो उसके फ्रेंड लिस्ट में जो रवि नाम के लड़के थे वो थे रवि राज, रवि पाल, रवि सरोज, रवि कुश, रवि कुमार, धरकार, रवि राम और रवि मौर्य। पिता को बुलाकर सारे फेसबुक जितने अकाउंट थे उसमें फोटोग्राफ से पहचानवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए और
इनमें से आधे ऐसा लगता था कि फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं, क्योंकि तमाम मैचों के फोटोग्राफ, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, उनके फोटोग्राफ, ये सब चीज़ों से वो भरा हुआ था। पुलिस ने फिर कॉल डिटेल पर ज़्यादा बात किए हुए नंबरों को तलाशना शुरू किया। इन सभी नामों में दो नंबर्स जो रवि के नाम के ही थे वो मिल गए कि इनसे ज़्यादा बात हुई है। दोनों को बुलाया गया। एक फुटबॉल प्लेयर था, दूसरा मैकेनिक था। पुलिस को शंका क्या, पुलिस को अंदाज लग गया कि यही फुटबॉल प्लेयर है जिसके बारे में उनके पिता बता रहे थे कि शालिनी बताया करती थी कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है। और उसने बताया भी कि हम फुटबॉल नेशनल्स तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के लिए कई बार हमने मैचेस खेले हैं। पुलिस को उसने अपना नाम रवि ठाकुर बताया। पिता से पूछा गया कि हाँ, ये रवि ठाकुर लड़का है, और कई लड़कों के साथ जब मैंने इसके सारे दोस्तों से 15-16 तारीख को बातचीत की थी कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो ये सब लड़के, जिसमें रवि ठाकुर भी था, मेरे साथ पहले सिविल लाइन थाने गए। सिविल लाइन थाने पर बताया कि इस तरह से वो दिल्ली में नौकरी कर रही है, फुटबॉल की खिलाड़ी है, और 14 तारीख के बाद से उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। हम इसकी गुमशुदगी लिखाना चाहते हैं। लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने ये कह के टरका दिया कि आप दिल्ली जाकर इसकी गुमशुदगी लिखवाइए। जब वो दिल्ली में है और आपकी बात दिल्ली में ही होती रही है, तो आप जाकर दिल्ली में ही गुमशुदगी लिखवाइए। दोबारा इन लोगों ने दूसरे थाने पर कोतवाली में जाकर फिर से मुकदमा लिखवाने की या गुमशुदगी लिखवाने की कोशिश की। वहाँ भी यही जवाब मिला कि आप दिल्ली जाकर इसको लिखवाइए। पुलिस पशो पेश में थी। और जब फिर रवि ठाकुर जो फुटबॉल प्लेयर था, उसकी CDR निकाली गई। उससे पूछा गया कि आप 14 तारीख के बाद से कहाँ रहे हैं। उसने बताया कि 14 तारीख को मैं अपने घर पर था। उनके फादर चूँकि रेलवे के कर्मचारी थे, उनको रेलवे का ही एक क्वार्टर मिला हुआ था, तो मैं घर पर था। और 15 तारीख को मेरे एक मित्र के पिता की मृत्यु हो गई थी। सुबह सुबह मैं उनके घर चला गया था और उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ था। पुलिस ने इसको वेरीफाई किया तो ये बात बिल्कुल सही निकली कि वो अपने मित्र के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल था। फोटोग्राफ देखे उन्होंने और ये कंफर्म हो गया कि शायद ये लड़का न हो। लेकिन तभी क्राइम ब्रांच को इस बात का CDR से इस बात का संकेत मिल गया कि ये रात में दोनों ही उसी रेलवे क्वार्टर की, उसी रेलवे कर्मचारियों के रहने वाली कॉलोनी की, उनकी लोकेशन पर ये दोनों ही मौजूद थे। और दोनों 14 तारीख की ही शाम को रेलवे स्टेशन से अपने क्वार्टर तक पहुंचे थे। और लड़की 14 की ही सवेरे दिल्ली से, जो आप आईडी को, जब सेल आईडी को ट्रैक करेंगे, एक के बाद एक लीनियर अगर लोकेशन मिलती है तो उससे पता लगता है कि रेलवे ट्रैक से होकर आ रही है या बस से होकर आ रही है। तो ये बात तय हो गई कि लड़की दिल्ली से चलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंची। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से रवि के घर तक दोनों साथ साथ रहे। फिर अचानक रात में कोई 9 बजे के आसपास लड़की का मोबाइल, शालिनी धूरिया का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और सवेरे वो वहाँ से निकलकर अपने मित्र के पिता की मृत्यु में
शामिल अंतिम संस्कार में शामिल हो गया। पुलिस ने इस आधार पर कि तुमने झूठ बोला कि तुम शालिनी की गायब होने की उनके पिता के रिक्वेस्ट पर दोस्तों को साथ लेकर थाने पर गए थे, जबकि शालिनी तुम्हारे साथ थी। फिर वही पुलिस अपने पर आती ही है, कोई कुछ भी कहे। जब पता लगाना हो, बात एकदम आसपास हो, मुलजिम के गले तक बात आए और फिर वो घोंट जाए, उसकी ज़ुबान तक ना आए, इतना अंदाज पुलिस को लग जाता है। और फिर पुलिस अपने पर आ ही गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा वृतांत तोते की तरह रवि कुमार ठाकुर ने बता दिया। उसने बताया कि वो मूल रूप से बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। उसके पिता उमेश ठाकुर रेलवे से रिटायर्ड। रिटायरमेंट के बाद उसके बड़े भाई रवि को भी रेलवे में नौकरी मिल गई है। चूंकि रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए प्रयागराज के सिविल लाइन साइट के पास ही लोको कॉलोनी में क्वार्टर उसको रहने का मिला था। इसी आवास में रवि ठाकुर भी रहता था। घटना के दिन उसके माँ बाप और भाई अपने गांव चले गए थे बिहार। घर पर कोई नहीं था और शालिनी ठाकुर का परिवार, शालिनी धूरिया का परिवार तेलियरगंज के शिवकुटी इलाके में किराए पर रहता था और पिता राजेंद्र धूरिया ये ई रिक्शा चलाते थे। उसने बताया कि वो बचपन से ही फुटबॉल का शौकीन था, खेलता था और कैंट के गड्ढा ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे उसका नाम हो गया। लोकल जो क्लब थे फुटबॉल के, पहले उनके लिए खेला, उसके बाद फिर जिले के लिए खेला और उसके बाद स्टेट के लिए खेला। शालिनी धूरिया भी वहाँ पर प्रैक्टिस करने आती थी, उनके प्रैक्टिस के टीचर भी आते थे। वहीं इन दोनों से मुलाकात हो गई। जब रवि ठाकुर को ये पता लगा कि इसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा उसकी मदद करने लगा। शालिनी उससे, चूंकि बहुत नाम हो गया था रवि ठाकुर का, रवि कुमार ठाकुर का, तो शालिनी उससे खेल के टिप्स लेने लगी और पैसों की मदद भी रवि शालिनी की करने लगा। उसे फुटबॉल का किट भी खरीद कर दिया और धीरे धीरे दोनों में बहुत नज़दीकियां हो गईं। शालिनी के परिवार में भी लोगों को ये जानकारी हो गई कि इसकी किसी अपने फुटबॉल प्लेयर मित्र से अच्छी बनने लगी है या नज़दीकियां हो गई हैं जो इसकी मदद करता है। लेकिन बहुत स्पष्ट वो नहीं जान पाए कि ये इसका नाम क्या है, क्योंकि सारे ही प्लेयर, ज़्यादातर महिला खिलाड़ी जो उसके साथ खेलती थीं, उनका घर पे आना जाना था और पुरुष खिलाड़ी भी, लड़के भी जो खेलते थे, वो भी इसके घर पर आते जाते रहते थे। 3 साल तक लगातार खेलने के कारण शालिनी की नौकरी दिल्ली में लग गई और वो 17 नवंबर 2021 को नौकरी करने दिल्ली चली गई। रवि की बराबर उससे बात होती रही, लेकिन रवि को कभी कभी ऐसा लगने लगा कि जब भी वो रात में अपने तय समय पर फ़ोन मिलाता है तो शालिनी का फ़ोन इंगेज्ड आता है। उसने 2-3 बार शालिनी से पूछा भी कि इतनी रात में और किससे बात होती है कि तुम्हारा फ़ोन इंगेज्ड आता है। शालिनी किसी का नाम लेके बताए कि फ़लाँ प्लेयर है या फ़लाँ प्लेयर है और फ़लाँ तैयारी की बात है, या फिर कि हमको जो पे की डिटेल्स हैं, अटेंडेंस की डिटेल्स हैं, उनके बारे में हम अपने साथ में काम करने वालों से जानकारी करते थे। लेकिन रवि ठाकुर को ये संदेह हो गया कि दिल्ली जाने के बाद इसका किसी और से संबंध हो गया। रवि ठाकुर चूंकि उस पर काफ़ी पैसा लुटा चुका था कह लें, या फिर उसे दे चुका था, या फिर जेन्युइनली उसकी मदद कर चुका था, ये बात उसको
नागवार गुजरने लगी कि मेरी इतनी मदद के बाद भी वो किसी दूसरे के संपर्क में कैसे है। उसके दिमाग में जो ये खुराफात चल रही थी, उसने जानबूझकर कहा कि वैलेंटाइन डे पर तुम आ जाओ, हम लोग मिलेंगे। 4 साल हर वैलेंटाइन पर हम लोग कहीं न कहीं मिले हैं, इसलिए 13 को ही तुम आ जाओ। घर वालों को कतई मत बताना, नहीं वो समझ जाएंगे। और 14 को वैलेंटाइन मनाने के बाद तुम फिर घर वालों को बताना कि हम अभी अभी आए हैं दिल्ली से, और फिर जाकर घर पर रह सकती हो, अगले दिन वापस चली जाना। काफ़ी दबाव बनाने पर शालिनी धूरिया ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, हम आएंगे। उसने 13 तारीख का अपना टिकट कराया, लेकिन 13 तारीख को उसकी ट्रेन छूट गई। इसलिए 14 की सवेरे बिना रिजर्वेशन के लोकल डिब्बे में, कह लें सामान्य श्रेणी के डिब्बे में, वो वहाँ से चली और शाम को करीब 7 बजे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँची। रवि स्वयं उसको लेने आया था। उसको लेकर सीधे रवि जो लोको कॉलोनी है उसमें अपने रूम पर, अपने घर पर, कह लें अपने क्वार्टर पर कहा जाता है प्रयागराज में, अपने क्वार्टर पर ले गया। करीब 1.5-2 घंटे बात करने के बाद रवि ने कहा कि तुम लंबे सफ़र से आई हो, तुम नहा धो लो, हम लोग चल के कहीं खाना खाते हैं। लेकिन उसका दिमाग सिर्फ इसी पर लगा था कि इसके मोबाइल की एक्सेस हम कैसे पा जाएं। कई बार कहने के बाद कि चलते हैं, अब टाइम हो रहा है, खाना खाएंगे, बाहर खाएंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, शालिनी नहाने धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। जैसे ही वो बाथरूम में गई, उसका फोन अपने कब्जे में किया और उसकी गैलरी में जाकर सबसे पहले फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखने लगा। उसे 3 फोटोग्राफ ऐसे मिले जो किसी दूसरे लड़के के साथ खिंचाए गए थे, और 2-3 या 4 वीडियोस भी ऐसे मिले जो दूसरे लड़कों के साथ फिल्माए गए थे या वीडियोग्राफी जिसकी कराई गई थी। वो लड़के अलग थे और जिनको ये जानता नहीं था, और दूसरा कि जिस तरह की फ़ोटोग्राफ्स और जिस तरह की वीडियोग्राफ थी, उसको देखकर रवि ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। 10-15 मिनट में जैसे ही वो नहा धोकर भीतर आई, कमरे में आई, वो उस पर टूट पड़ा, उसके कपड़े फाड़ दिए और बिस्तर पर ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ शारीरिक शोषण की बात तो नहीं आई, लेकिन रवि ठाकुर ने बताया कि उसने उसके साथ पहले बलात्कार किया गुस्से में, उसके बाद उसका गला दबा दिया। मरने के बाद उसे अच्छी तरह से एक चादर में लपेट लिया, उसके घुटने मोड़कर, हाथ मोड़कर चादर में लपेट लिया और घर में रखी एक बोरी में उसे डालकर, या कह लें ठूंस कर, उसकी अच्छी तरह से सूजे से सिलाई कर दी। बोरी को सिलने वाला जो सुई होती है, बड़ी सुई होती है, सूजा कहते हैं उसे, सूजे से उसकी सिलाई कर दी। रात का इंतज़ार करने लगा और मोटरसाइकिल पर पीछे कैरियर में बोरी को ऐसा जैसे उसमें कोई अनाज या कोई वस्तु हो, उसको कैरियर में बांध लिया या कैरियर में उसको लगा लिया और वहाँ से सीधे पोलो ग्राउंड पहुँचा। चूँकि खिलाड़ी था, पोलो ग्राउंड के 1-1 इंच की जानकारी थी। मोटरसाइकिल भीतर ले गया और बोरी को ले जाकर उस सूखे कुएं में डाल दिया। अगले दिन उसके किसी मित्र के पिता के देहांत की सूचना उसे किसी दूसरे अपने मित्र से मिली थी।
लिहाजा वो सीधे भागकर वहीं पहुंच गया और रोज अखबार को देखता रहा कि उसकी लाश मिली कि नहीं मिली और उसकी पहचान हुई कि नहीं हुई। 20 तारीख को जब ये डेड बॉडी मिली तो इसको अंदाज लग गया कि अब पुलिस हमारे तक पहुंच सकती है। वो वहां से निकल गया, एक दिन के लिए फिर अपने किसी दोस्त के यहाँ गया। तीसरे दिन उसे ये पता लगा कि बॉडी की पहचान भी हो गई है। उसके पिता ने थाने पर आकर सूचना दी है। उसके बाद से ही वो सतर्क हो गया, लेकिन पुलिस को तब तक नंबर, जो भी संभावित नंबर थे, वो मिल गए थे। इसकी लोकेशन पता की और पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले आई। ये सही है कि वो शालिनी के पिता ने जब उससे बात की थी, उससे भी और उसके कई दोस्तों के जिसके नंबर उनके पास थे, उनसे बात की, तो ये भी पुलिस थाने तक गया था, सिविल लाइन भी गया था और कोतवाली भी गया था कि FIR हो जाए। उससे जब शालिनी के पिता ने पूछा था कि 14 के बाद से बात नहीं हुई, तो उसने कहा कि उसके बहुत दोस्त हैं, वो हो सकता है किसी के यहाँ किसी फंक्शन में गई हो। ये भी हो सकता है कि वो जहाँ गई हो वहाँ पर नेटवर्क की समस्या हो, इसलिए आप परेशान मत हों, गुमशुदगी लिखवा देते हैं। जब भी उसका पता लगेगा पुलिस आपको सूचना भेज देगी। 23 फरवरी यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन किया गया ये दुस्साहस कह लें, अपराध कह लें, हत्या कह लें, इसका खुलासा 22 फरवरी 2022 को हुआ और उसी दिन रवि ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पुलिस ने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस हत्या की जानकारी दी, क्योंकि 14 से 22 तक 8 दिन तक अखबारों में शालिनी धूरिया हत्याकांड बिल्कुल सुर्खियों में रहा था। आज की घटना, वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी, ये प्रेमियों के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है और उसी दिन 4 साल से चल रही एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। वैलेंटाइन डे के दिन, मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है कि वैलेंटाइन डे पर मिलना और उसी दिन अपनी प्रेमिका का कत्ल कर देना। देखिए, दोनों होनहार खिलाड़ी थे, लड़की नेशनल्स खेल चुकी थी, इसी आधार पर उसे नौकरी मिल गई थी। लड़का भी उस समय तक, फरवरी 2022 तक उसका प्रयागराज में नाम था, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों में कोशिश हो रही थी कि वो भी नेशनल्स खेल ले। कई ट्रायल दे भी चुका था और उम्मीद थी सबको, उनके कोच को भी, कि ये नेशनल्स खेलेगा। एक मर गई, दूसरा जेल में है, यानी 2 उदयीमान ब्राइट स्पोर्ट्स पर्सन का पूरा कैरियर खत्म हो गया। ऐसे लोग क्यों दिल से काम चलाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ये मेरी समझ से परे है। बहुत ढेर सारी घटनाएं मैं इस संबंध में आप लोगों को बता चुका हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप वैलेंटाइन डे के दिन एक दूसरे से मिलना बंद कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहूँगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर आपकी आपसी समझ में जरा सा भी खराश आ गई है, खरोंच आ गई है, डाउट हो गया है, तो सावधान जरूर रहिए। पता नहीं दोनों में से किसके मन में, किसके दिमाग में कौन सा भ्रम बन गया है और पता नहीं कौन सी गलतफहमी उसको हो गई है।
सिर्फ एक कारण कि रात में फ़ोन करने पर बिजी रहता है, इसका जो इन्फ्रेंस निकाला कि ज़रूर किसी न किसी लड़के से रात में ये बात करती है, मुझसे दूर हो रही है, दूसरे के नज़दीक हो गई है। केवल इसी भ्रम या इसी शक के बिना पर वैलेंटाइन डे के दिन 4 साल से चल रही उनकी दोस्ती, प्रेम संबंध खत्म हो गया, एक भ्रम। तो इसलिए अगर आपको ये जानकारी है, जैसे उसने कई बार उस लड़की से पूछा किससे बात करते हो, तो नेचुरली शालिनी को अगर ये बात सही थी कि वो किसी और से बात कर रही है, तो भी उसे शक हो गया कि इसे शक हो रहा है या ये अंदाज लगा रहा है। और अगर सिर्फ भ्रम था रवि ठाकुर का, तो भी उसके दिमाग में ये आ गया था कि इसे बार बार मेरे ऊपर शक हो रहा है। संबंधों में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई थी। ऐसे में शालिनी को सावधान हो जाना चाहिए था। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर जरा सी भी गलतफहमी, जरा सी भी कोई बात, जरा सा भी कोई डाउट दोनों में से किसी के मन में हो, तो एकांत, सुनसान या किसी बंद जगह पर वैलेंटाइन डे के दिन मिलना खतरनाक हो सकता है, जैसा कि आज की घटना में हुआ। देखिए, आप प्रेम करिए, खूब करिए, प्रेम में विश्वास भी करिए। बिना विश्वास के आप प्रेम नहीं कर सकते। ये दोनों, लड़के लड़की दोनों के लिए। पर एक दूसरे पर अंधा विश्वास न करिए, एकदम ब्लाइंड फेथ कह लें, ब्लाइंड बिलीव कह लें, ऐसा मत करिए। दिमाग से भी काम लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर धोखा खाएंगे। एक बहुत पुरानी फिल्म है 1957 की, नाम है आधी रोटी। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना, जो उस ज़माने में पुरानी धुन पे गाया जाता था, वो गाना गाया है। और आप ज़रूर सुनिएगा इसको कि मत प्यार में धोखा खाना, इतना चिकना है ज़माना, ओ बाबू रे फिसल न जाना, फिसल न जाना। फिल्म है आधी रोटी, 1957 का गाना है, रफ़ी साहब ने गाया है। आज के लिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।